जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना परिवार किरण ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आज का क्लास आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इतना इम्पॉर्टेंट कि ये क्लास करने के बाद यदि आप क्लास 10th में हैं तो 10 नंबर और 12th में तो 5 नंबर इस क्लास से फिक्स्ड हो जाएगा। इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्लास। देखिए, ट्रिक ऐसा जो दिलो दिमाग में छप जाए, इसका हेडिंग ही हमने डाला है कि ट्रिक। इसके अंतर्गत हम लोग ऐसा पढ़ने वाला है कि दिल से दिमाग तक आपके दिमाग में हम उतार देंगे। ऐसा इस वीडियो में आप लोग सीख के जाने वाले हैं। एक बार पढ़ेंगे आजीवन याद रहेगा। ऐसा ट्रिक इसके अंतर्गत हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमने लिखा है कि परीक्षा में करें नंबर फिक्स। कि इस क्लास को करने के बाद आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपका नंबर पहले से फिक्स्ड होगा। क्वेश्चन आया तो बनेगा ही, नहीं बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। टॉपिक का नाम है उच्चारण स्थान। ट्रिक ऐसा जो दिल से दिमाग तक छप जाएगा। ऐसा इस वीडियो में हम आपको कंटेंट देने वाले हैं। आगे चलते हैं। देखिए, इस वीडियो का सबसे खास पर्पस कि आप पहले आराम से समझें और उसके बाद इसका आजीवन यूज करें। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप इसका यूज कर नहीं पाएंगे। इसलिए वीडियो को शांति से आराम से पहले देखें और उसके बाद समझें। पहले इसको आराम से समझना है और फिर इसका उपयोग आपको आजीवन करना है जब तक आप पढ़ाई करते हैं, जब तक आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपके एग्जाम में हिंदी का सिलेबस है तो। इसलिए पहले आराम से समझना है और उसके बाद इसका यूज करना है। आगे चलते हैं। यहां से हमारा टॉपिक प्रारंभ होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम लोग उच्चारण स्थान याद करने वाले हैं आज के इस क्लास में। इसलिए सबसे पहले हमारा फोकस मुख्य बिंदुओं पे होगा। हमारे सामने उपस्थित हैं 25 वर्ण और 25 वर्ण का उच्चारण स्थान याद करना बेहद सिंपल। इसको हम लोग बोलते हैं क वर्ग, इसको बोलते हैं च वर्ग, इसको बोलते हैं ट वर्ग, इसको बोलते हैं त वर्ग और इसको बोलते हैं प वर्ग। क्या बोलते हैं? प वर्ग। एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं एक वर्ग के अंतर्गत। देखो, इसको याद करना इतना आसान है। आपको हम बता दें, ये 25 वर्ण को हम लोग अस्पर्श वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्पर्श वर्ण। क्या बोलते हैं? अस्पर्श वर्ण। इसको हम लोग बोलते हैं, एक सिंपल सा रूल है, के टी एम डी और ओ। इसको आप एक बार पढ़ के देखिए, आपको नजर आएगा सर ये क्या लिख दिए, केटीएम दो, ये क्या है? तो के फोर होता है कंठ। के फोर क्या होता है? कंठ। के का मतलब है कंठ। टी का मतलब है तालु। टी का मतलब तालु। एम का मतलब है मूर्धा। एम का मतलब मूर्धा। डी का मतलब है दंत, जिसको आप लोग दांत बोलते हैं। आज साफ किए हो? डी का मतलब दंत। और ओ का मतलब है ओष्ठ। ओष्ठ तो सबको पता होगा, इसमें बहुत तरह का चीज लगाया जाता है। समझें? आपके सामने ये स्पष्ट है, ये जो अंग है वो हमारे मुख के अंदर उपस्थित है। कहाँ है? मुख के अंदर। इन अंगों को हम लोग स्वर तंत्रिका कहते हैं। इनकी मदद से हम कोई भी वर्ण को बोलने का काम करते हैं। क्या करते हैं? तो कोई भी वर्ण को इन अंगों की मदद से बोलते हैं। तो सबसे पहली बात, ये जो वर्ण हुए, इन वर्णों का उच्चारण स्थान आपके सामने हमने लिखा, केटीएम दो, यानी कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ हुआ, च वर्ग का तालु हुआ, ट वर्ग का मूर्धा हुआ और त वर्ग का दंत हुआ, प वर्ग का ओष्ठ हुआ। कहने का मतलब ये जितने भी सारे वर्ण हैं इसका उच्चारण स्थान आपके सामने। उसके बाद जरा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें, ये जो 5वां अक्षर है, ये 5वां अक्षर आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा होगा। तो इस अक्षर का नाम है पंचमाक्षर। इस अक्षर को क्या बोलते हैं? तो सर इसको बोलते हैं पंचमाक्षर। क्या कहा जाता है बुआ? इसको कहते हैं पंचमाक्षर। और पंचमाक्षर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी वर्गों के अंत में आता है। कहाँ पे आता है? तो सभी वर्गों के अंत में आता है, इसलिए इन पांचों का नाम है पंचमाक्षर। क्या नाम है इसका? पंचमाक्षर। और आपको हम बता दें, पंचमाक्षर वर्ण जो होता है उसका उच्चारण स्थान जो है उसका नाम है अनुनासिक। क्या नाम है? अनुनासिक। क्यों नाम है अनुनासिक? क्योंकि जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो होता क्या है, हम अपने नाक की मदद से बोलते हैं। नाक और मुख दोनों इसमें काम करता है, इसलिए अनुनासिक। अनु का मतलब मुंह हुआ और नासिक मतलब नाक हुआ। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा?
तो अनुनासिक क्या हो जाएगा, तो अनुनासिक। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ पंचमा अक्षर वर्ण कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। और पंचमा अक्षर वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो अनुनासिक होता है। क्या होता है, अनुनासिक होता है, इसलिए इसे पंचमा अक्षर कहा जाता है। इसके बाद आपको बता दें, यदि अब आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, बताओ कि क का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो आपका आंसर कंठ। छ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो तालु होगा। ड का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा। आप नॉर्मली याद रख सकते हैं KTM 2, यहाँ दहेज में KTM नहीं मांगना है, बुझें। बस एगो तरीका है हम वर्णों को याद कैसे करें, इसलिए। इसके अलावे पंचमा अक्षर वर्ण आपको कोई भी पूछ दे, बताओ मौ का क्या होता है, तो अनुनासिक। नौ का क्या होता है, अनुनासिक। सिंपली वे में आप याद कर सकते हैं। और एग्जाम में यदि पंचमा अक्षर पूछा और ऑप्शन में अनुनासिक नहीं है, तो आप इन वर्णों का यूज करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे अंग, ये आप इन अंगों का यूज करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे अंग जो है वो हमारे मुख में ही स्थित है। मान लीजिए एग्जाम में पूछा, बताओ नौ का उच्चारण स्थान क्या होता है, और ऑप्शन में अनुनासिक नहीं है, तो दांत अवश्य होगा, बुझें। तो कहने का मतलब ऑप्शन में अनुनासिक नहीं है तो आप इन वर्णों में से कोई लगाएंगे, जो आंसर होगा वो। अन्यथा ऑप्शन में अनुनासिक है तो आप अनुनासिक का यूज करेंगे। यहां तक क्लियर, यहां तक कोई समस्या है, नहीं ना है, बिल्कुल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा कुछ मिनटों में हमने 25 वर्ण का उच्चारण स्थान बेहद इजी से याद कर चुके हैं। अब वीडियो में कंसिस्टेंसी रखिए, आराम से देखिए और चीज़ों को समझिए। जब आप पूरा समझ जाएंगे तो आपको समस्या हो ही नहीं सकता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब जरा देखिए, आपके सामने एक सारणी उपस्थित है और इस सारणी को एक एक करके आप आराम से समझेंगे। जितना आराम से आप समझेंगे उतना ज़्यादा आपको ये फायदामंद करेगा। देखो, कंठ से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंठ वर्ण। क्या बोलते हैं, कंठ वर्ण बोलते हैं। और तालु से उच्चारण होगा तो तालव्य वर्ण बोलेंगे, मूर्धा से उच्चारण होगा तो मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है, और दंत से जब उच्चारण होता है तो इसको दंत्य वर्ण कहते हैं, और ओष्ठ से उच्चारण होता है तो क्या कहा जाता है बुआ, तो उसको कहा जाता है ओष्ठ वर्ण। क्या कहा जाता है, ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। ये रहे वर्णों के नाम। सर अब याद कैसे करेंगे, अब सीखिए कैसे करते हैं। अभी आपने पीछे पढ़ा क वर्ग का उच्चारण स्थान आपको याद है, क वर्ग हमने बताया KTM 2, यानी क वर्ग का उच्चारण स्थान तो कंठ है। आप पहले से याद कर चुके हैं तो इसको कट कर देते हैं, आप पहले से ये याद कर चुके हैं। क्लियर, यहां तक कोई समस्या नहीं, समस्या है। अब देखिए, आपने तालु का यूज करके च वर्ग का कर चुका है, इसको भी काट दो, आपको हमने पहले याद करवा दिया। आगे चलते हैं, इसको भी काट दीजिए, इसको भी और इसको भी। हमने जिन वर्णों को काटा उसका उच्चारण स्थान हमने आपको पहले ही याद करवा दिया। क्लियर, अब चलो और देखो, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स। बचपन से पढ़ रहे हो, हाँ पढ़ रहे हैं। तो तालव्य स मतलब तालु से, मूर्धन्य स मतलब मूर्धा से, और दंत स मतलब किस चीज से, दांत से। इतना तो बुझने अभी करता होगा, आता है कि नहीं, आता है। तो पहले इन सभी चीजों को काट लो, तालव्य स खत्म, मूर्धन्य स खत्म, दंत स खत्म। क्लियर, यहां तक कोई समस्या होगा नहीं। आगे देखिए, अब जरा देखिए किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान आपको याद है। यहां तक क्लियर है। अब देखो हमारे सामने बचा क्या क्या, जो हमारे सामने बचा है अब हम उसको लेते हैं। देखो क्या बचा हमारे सामने है अ, आ, ह और विसर्ग। आप बोलिए, मुंह से उच्चारण कीजिए, अ, आ, उसके बाद ह, विसर्ग में बोलते हैं अह। क्या बोलते हैं, अह। तो इस सब का उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठ हुआ। क्या हुआ, कंठ हुआ। इजी वे में आप इसको याद कर सकते हैं, अ, आ, ह और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान कहाँ हो गया, कंठ हो गया। क्लियर है, दो चार बार प्रैक्टिस कीजिए, अ, आ, ह, अह। समझ में आया। आप इसको बार बार रिवीजन करके बेहद आसानी से आप याद कर सकते हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ, इसका उच्चारण स्थान जो है वो हुआ कंठ। क्या हुआ, कंठ हुआ। यहां तक क्लियर। इसके बाद देखो बउआ, अब आपको क्या याद करने, यहां पे लिखा है हर्ष ई, दीर्घ ई और य। क्या लिखा हुआ है, हर्ष ई, दीर्घ ई और य। क्लियर। अब देखो इसको याद करने का एकदम बेहद आसान तरीका
क्या लिखे हमने लिखा ई य, क्या लिख दिया, ई य लिख दिया, क्या लिख दिया, ई य। इसका मतलब हुआ बउआ तालू, क्या हुआ, तालू। देखो ई य मतलब हुआ तालू, ई मतलब दोनों तरह का ई मतलब दोनों तरह का ई मतलब दोनों, हर्षी दीर्घी दोनों, और य, ई य तालू, ई य तालू, ऐसे 2-4 बार रिवाइज कीजिए। ई य तालू कहने का मतलब हर्षी दीर्घी और य का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो तालू होगा, क्या होगा, तालू होगा। क्लियर है, हर्षी दीर्घी और य का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो तालू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तालू हो जाएगा। क्लियर। अब जरा देखिए, आपने इसको भी याद कर लिया, इसको भी याद कर लिया। अब आपके सामने क्या आता है बुआ, आपके सामने बच गया ये री और र। ये तो बहुत आसान है, देखो कैसे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है री और र। क्या लिखा हुआ है, री है और र है। आप याद कीजिए, बचपन में पढ़ते थे आप लोग, री से रीसी पढ़े हैं, हाँ पढ़े हैं, री से रीसी होता है। जरा आप बोलिए री, तो आपको री भी बुलाएगा, उसमें रॉ बुलाएगा, क्या बुलाएगा, री भी बुलाएगा और रॉ बुलाएगा। अब जरा इसको याद कर लीजिए, बचपन में पढ़े हैं री से रीसी। अब इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। तो आप नॉर्मली एक सेंटेंस याद कर लीजिए, ऋषि ने मुर्गा खाया। क्या याद कर लीजिएगा, ऋषि ने मुर्गा खाया। आप नॉर्मली में इसको एक बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं, ऋषि ने मुर्गा, ऋषि लोग तो मुर्गा नहीं खाते हैं, लेकिन हमने याद करने के लिए बना लिया ट्रिक, ऋषि ने मुर्गा खाया। अब वह देखो ऋषि में देखो जरा ध्यान से, रॉ भी है, री भी है और मूर्धन्य स्व भी है। मुर्गा मतलब याद रखो मूर्धा, मुर्गा का मतलब क्या याद रखना है आपको, तो इसका मतलब याद रखना है मूर्धा। और री रॉ का उच्चारण स्थान कहाँ हो गया, तो मूर्धा हो गया, कहाँ हो गया, मूर्धा हो गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आया। अब जरा देखो, आपको ये भी याद हो गया, याद हुआ, अरे याद हुआ, अरे हुआ ना। चलो आगे चलते हैं। अब आपके पास आता है लॉ। सर लॉ के ना याद करेंगे, एहो याद हो जाएगा, तो देखते तो रहो, मजा तो यही है, घूमता कहाँ है तू। देखो यहाँ पे लॉ है। अब जरा देखो, इसमें सौ भी है, दंत सौ, दंत सौ मतलब दांत से। अब आपको याद रखना है कि दांत काटने से लॉस हो गया। एक और लाइन जोड़ लेना है अपने मन में, दांत काटने से नुकसान ही ना होता है रे, लॉस ही ना होता है। चलो एक हमने याद कर लिया कि दांत काटने से लॉस हो गया। क्या याद कर लेना है आपको, तो दांत काटने से लॉस हो गया, दांत काटने से लॉस, लॉस हो गया, हो गया। अब देखो ये जो हमने लिखा यहाँ पे लॉस, किस चीज से, तो दांत से लॉस होता है ना, किस चीज से, दांत से। आजकल था सबके दांत में समस्या ही है, समझे। तो दांत काटने से क्या हो जाता है, तो लॉस हो जाता है। मतलब कि लॉ और सौ का उच्चारण स्थान कहाँ होगा, तो दांत होगा, कहाँ होगा, दांत होगा। लॉ और सौ का उच्चारण स्थान कहाँ होगा, तो दांत होगा। याद हो गया, वाह सर क्या याद करवा रहे हैं आप, बिल्कुल बने रहिए, मजा आते रहेगा ऐसा ही। देखिए दांत का भी हमने याद करवा दिया, लॉ सौ का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तो दांत हो गया। आगे बढ़े, अरे बोलिए ना तब ना हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास आता है क्या, ओष्ठ, जिसमें लगाते हैं, बुझ रहे हैं ना, ऊ वाला आया। अब देखो हमारे सामने आया ओष्ठ। अब ओष्ठ को हमने कैसे याद किया, प वर्ग, इसको तो हमने पहले याद करवा दिया, ठीक है। अब दो चीज बची हैं हमारे सामने, हर्ष ऊ और दीर्घ ऊ। ऊ बोलो ऊ, ऊ। इसमें ज्यादा यूज किसका कर रहे हैं, अपने लिप का, यानी कि होठ का यूज कर रहे हैं। तो हर्ष ऊ और दीर्घ का उच्चारण स्थान कहाँ हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। तुम बोल के देख लो, ऊ, उह, ऊ, उह। समझ में आया। हम जब बोलते हैं तो ज्यादा किसका यूज करते हैं, तो अपने लिप का यूज करते हैं, अपने होठों का यूज करते हैं, ठीक है। तो हर्षो दीर्घ का उच्चारण स्थान कहाँ हो गया, ओष्ठ हो गया, कहाँ हो गया, ओष्ठ हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आया ना, तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे देखना है हमको। देखो बउआ, इसके बाद आता है नासिक और मुख, मतलब दो दो अंगों के संयोग से बोले जाने वाले वर्ण हैं। तो इसमें क्या, इसको अनुनासिक वर्ण बोलेंगे। कंठ और तालु से बोलेंगे तो कंठ तालव्य वर्ण कहा जाएगा। कंठ और ओष्ठ से बोलेंगे तो कंठोष्ठ वर्ण कहेंगे। दांत और ओष्ठ से बोलेंगे तो दंतोष्ठ वर्ण कहेंगे। यहां तक तो इजी ही है।
जो जो है उसी के नाम से वर्ण का नाम होता है। अब हमको याद करना है उच्चारण स्थान, सिर का दर्द, इसको एकदम दर्द हल्का कर लेना है ना। चलो आगे देखते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक मतलब मुंह नाक दुन्नू, बुझ गए ना। अनुनासिक मतलब मुंह और नाको दुन्नू का प्रयोग करना है हमको। तब पंचमाक्षर बताए हैं, 5 को वर्ण होता है, सब वर्ग के लास्ट वाला वर्ण। उसके बाद अनुस्वर और चांद बिंदु, जिसमें अंग की मात्रा आए, सबको सब हम लोग रखते हैं अनुनासिक वर्ण में। किसमें बोलते हैं? अनुनासिक, यानी नाक मुंह दुन्नू से ई बोलेंगे। जैसे कि अंग, नाक बंद करके बोलो अंग, आवाज ही नहीं निकला, बुझे ना। चंद्र बिंदु, कहने का मतलब अंग वाला जितने होगा ना वो सब नाक मुंह से बोला जाएगा। अंग वाले जो भी चीज होंगे वो किस चीज से बोला जाएगा? तो नाक मुंह दोनों से बोलेंगे। अब आता है कंठ तालु, कंठ तालु से बोला जाने वाला वर्ण कौन कौन है? कंठ और तालु से हम किन किन वर्णों को बोलते हैं? तो देखो, कंठ और तालु से हम लोग ए आई को बोलते हैं, ए आई को कंठ तालु से बोला जाता है, ए आई को कंठ तालु से बोला जाता है, ए आई को कंठ तालु से बोला जाता है। ए आई, ए आई, ए आई किस चीज से? कंठ और तालु, कंठ और तालु आप यहां पे याद कर लेंगे, ए आई, ठीक है। इसके लिए क्या है बउआ? इसके लिए कंठ है और तालु है। ए आई क्या है? तो कंठ और तालु। ए आई को उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ तालु है। यहां तक क्लियर? अब देखो बउआ क्या आता है, तो कंठ ओष्ठ है, कंठ भी होगा और हमारा होठ भी होगा। कंठ और ओष्ठ दोनों के मदद से बोला जाने वाला वर्ण कौन है? देखो यहाँ ओ औ, ओ औ, ओ औ, मुंह लिप भी चलता है और कंठ भी चलता है, ये प्रैक्टिस है। ओ औ का प्रयोग हम लोग किन अंगों से करते हैं, किन अंगों की मदद से हम लोग ओ औ बोलते हैं? तो ओ औ को बोलने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या? तो कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, इससे हम लोग क्या बोलते हैं? तो ओ औ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओ औ। ओ औ को बोलने के लिए हम किन अंगों का प्रयोग करते हैं? तो बउआ देखो, कंठ और ओष्ठ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कंठ और ओष्ठ का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो ओ औ बोलने के लिए करते हैं। और लास्ट हमारे सामने आता है वो, ये तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, बोलो बउआ दंतोष्ठ वर्ण किसको बोलते हैं? मतलब दांत और ओष्ठ से बोला जाने वाला वर्ण कौन है? एक गो है, उसका नाम है व। उसका नाम क्या है? व है। क्या नाम है? व। इसको हम लोग बोलते हैं दांत प्लस ओष्ठ, दांत प्लस ओष्ठ, इसलिए इसको कहते हैं दंतोष्ठ। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, ये एक गो है, आपको याद रखना है। दांत और ओष्ठ से हम किन वर्णों को बोलते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा क्या? तो दंतोष्ठ को हम लोग बोलते हैं ओ, व लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? व। व का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो दांत होता है और ओष्ठ होता है। क्या होता है? दांत होता है और ओष्ठ होता है। क्लियर है? आपको समझ में आया? कहीं पे कोई दिक्कत? कमेंट बॉक्स खाली है, भरिए उसको जाके जो दिक्कत है। बुझ रहे हैं ना? बुझ रहे हैं। आगे चलिए, यहां तक याद हुआ? एग्जाम में इतने में से आपको पूछेगा, ठीक है, कौन सा वर्ण कौन सा वर्ण। अब जो लोग इस क्लास में पहली बार जुड़े हैं और नहीं जानते वर्णों के बारे में, किरण ऑनलाइन क्लासेस चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा हिंदी व्याकरण में, वहां से जाके आप सारा ग्रामर के टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब सभी वर्ण एक नज़र में, हमने जितने भी सारे वर्णों को पढ़ा है उन वर्णों को जरा हम एक नज़र में देख लेते हैं। जो लोग नए बच्चे हैं वो जाकर प्ले लिस्ट का लाभ उठाएं इस चैनल पे और वहां से जाके पढ़ें। चलिए देखिए, स्वर वर्णों की संख्या कुल कितनी है? 11। अयोगवाह वर्ण कितने हैं? 2 हैं। संयुक्ताक्षर कितने होते हैं? 4 होते हैं। हिंदी के अपने वर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ल अतिरिक्त ध्वनि कितनी है? 1 है। इसको ऐसे वाला बोलते हैं, नया नया हिंदी में आया है, बुझ गए? इसके बाद व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? पूछे तो 33 होता है। स्पर्श वर्णों की संख्या 25 होती है। अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 होती है। उष्म वर्ण की संख्या कितनी होती है? इसका भी सर 4 को होता है। कितना होता है? 4 होता है। आगे देखो, अल्प प्राण वर्ण 19 है। महाप्राण वर्ण 14 है, 14 है। घोष वर्णों की संख्या 20 है और अघोष वर्ण की संख्या 13 है। कितनी है? 13 है। यहां तक क्लियर? क्लियर है। इससे एग्जाम में आपको 2-3 ऑब्जेक्टिव तो यही स्लाइड से आ जाएगा।
इतना इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। एक चीज़ हम और आपको बता दें, हिंदी के अपने व्यंजन को ना हम द्विगुण स्वर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? द्विगुण स्वर। आपको पता है क्या होता है? नहीं ना पता? देखो बुआ, एना और एना ये दुगो तो जनबे करता है कथी होता है, ढक्कन आर में नहीं रहता है लिखल, वही वाला है। जब इसको हिंदी का अपना स्वर या फिर द्विगुण स्वर के नाम से जाना जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट कीजिए फटाक से, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। हिंदी में वर्ण चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट हैं संख्या वाले, हमने एक नज़र में आपको दे दिया। इसको नोट कीजिए और इसको याद कीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर बातें अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं आप लोग? मज़ा आया? मज़ा आया? चलिए आगे देखते हैं। अब यदि आपको इस वीडियो से कुछ मिला है तो एक छोटा सा हेल्प, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगला हमारा आने वाला टॉपिक भी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्र एवं सखियों के साथ इसको साझा कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय हिंद।